नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आज हिस्सा लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी शामिल हुए और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यदि नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं और यदि पुलिस ठीक से जांच करती है और गैरकानूनी कस्टोडियल यातना खत्म होती है तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत ही नहीं होगी। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालत के फैसलों पर सरकार द्वारा वर्षों तक अमल नहीं किया जाता। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि नीति निर्धारण हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मना नहीं कर सकती। सीजेआई ने कहा कि जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता भी व्यक्त करने का वक्त है और उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब यह निजी हित याचिका बन गई है और निजी मामलों को निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएंगे कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही
इंग्लिश में होती हैं। और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को तो आज मुख्यमंत्रियों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे और उन्होंने भी कहा जिस तरीके से तमाम सारी चिंताएं व्यक्त की गई और जिस तरीके से उस पर तमाम सारी बातें की गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के नेता हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम किसी राजनीतिक दल के पास जाएं उससे पहले मुझे लगता है कि आशुतोष शर्मा जी का ही रोक कर लेना चाहिए। आशुतोष शर्मा जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधन कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि क्या 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 बदलाव लाने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो भाषा का जो उन्होंने जिक्र किया कि क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ ही क्या लगता है कि कानून में क्या कुछ अभी संशोधन या बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक आज नहीं तो कल अपने जीवन में उसको कोर्ट कचहरी का रुख करना ही पड़ जाता है किसी न किसी कारण की वजह से। और अगर एक केस लग गया किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो उसके मामले जो चलते रहते हैं वो फिर खिंचता ही चला जाता है। हो सकता है जीवन बीत जाए लेकिन उसका केस जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। आज देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 4 करोड़ जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा भार है। न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी जो अभी काफी समय से चली आ रही है। रिक्त स्थान उनको भी भरा जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। अभी तक जो न्यायपालिका में ज्यादातर हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहा है और उच्चतम न्यायालय में तो अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग में आती है, हिंदी भाषा का कोई प्रयोग नहीं हो पाता। तो एक तो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग न्यायालय में किया जाना चाहिए। बहुत अहम मुद्दा जो आज प्रधानमंत्री ने बताया, जिसको 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इनके लिए भी न्यायपालिका में जो रिक्त स्थान है न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जानी चाहिए। और हमारे कानून व्यवस्था में भी बदलाव आने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था बहुत पुरानी चले आ रही है। अंग्रेजों के सिस्टम में कि समय समय पर इसमें बदलाव आते रहे हैं, लेकिन अब इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं, जिससे कि केसेस को जितने जो केसेस हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से उनको डिसाइड किया जा सके। अगर किसी व्यक्ति पे एक लांछन लग जाता है, आरोप लग जाता है, झूठा आरोप है, सच्चा आरोप है, तो जीवन भर उस बेचारे को उस चीज को भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा इस कानून में बदलाव शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। जो भी बदलाव है हम अपने के अनुकूल कानूनों में बदलाव करें और न्यायपालिका एक समयबद्ध तरीके से केसेस का निपटारा कर सकें। इससे न्याय पक्ष को, विवादी पक्ष को, दूसरे पक्ष को, दोनों को शीघ्र न्याय मिल सके। ऐसे केस हैं जो 20-25-30 साल से न्यायपालिका में पड़े हैं, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो अगर एक संयोजित योजना के तहत किसी एक समयबद्ध तरीके से पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई को पूरा कर सके और न्यायपालिका इनको समयबद्ध तरीके से निपटारा करे तो देश के नागरिकों के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, और देश के नागरिकों को कहीं न कहीं जो विश्वास है वो भी विश्वास भी लौटेगा, विश्वास लौटेगा। बिल्कुल। अब बहुत से लोग हताश होकर के जब लंबे समय तक न्यायपालिका की चक्कर लगाते हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन की पूरी पूंजी उन्होंने लगाई, किसी का मकान जमीन का मुकदमा चल रहा है, किसी के मकान का, किसी का पैसे का। तो बहुत से लोग एक अच्छा खासा समय जिंदगी का न्यायपालिका को चक्कर लगाते हताश हो जाते हैं। तो उससे भी उनको बहुत राहत मिलेगी, बहुत जरूरी है।
सुरेंद्र सिंह जी, आप का रुख करेंगे, क्या कुछ बदलाव की जो है ज़रूरत नज़र आ रही है अगर देखा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, वो चाहे अलग अलग राज्यों में। और ऐसे में आज भी जो जिस तरीके से कहा गया कि अगर पुलिस अपने काम को सही तरीके से करती है, निष्पक्ष तौर पर करती है, तो मुझे लगता है कि इतने जो मामले न्यायालयों के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है इतने मामलों का, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं कि और क्या बदलाव चाहते हैं इस पे? बहुत ही अच्छा बात जो है प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा। ये आज देश को जरूरत है। आज देश को जो है जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस कानून की हम बात करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालत हो, अगर हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अगर काम करे तो आज जो ये जो करोड़ों के हिसाब से जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। तो उसका मतलब ये नहीं था कि किसी और चीजों के लेके, उनका कहने का अर्थ ये था कि न्याय व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो या तमाम ऐसी चीज हो जहां पे जो हमारे सुरेंद्र सिंह जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। पंजाब से बड़ी खबर है जहां पर भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों की मदद अब सरकार करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देगी पंजाब सरकार और 20 मई से किसान धान की सीधी रोपाई कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से है जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से भी अपील की है। ग्राउंड वाटर लेवल बचाना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बातें कही हैं, अपील की है किसानों से, और साथ ही भगवंत मान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, किसानों के हित में फैसला लिया है। धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों की अब सरकार मदद करेगी। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी मदद होगी और 20 मई से किसान अपने धान की सीधी रोपाई कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपील की है और ग्राउंड वाटर लेवल बचाने की बात कही गई है। अब ग्राउंड वाटर लेवल बचाने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बातें कही हैं। ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 2-3 ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਤ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ, 1 ਏਕੜ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਝਾੜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਝਾੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से भगवंत मान सरकार का ये बड़ा फैसला है, किसानों के हित में फैसला लिया गया है, धान की सीधी रुपाई करने वाले किसानों की अब सरकार मदद करेगी, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए धान की अगर हम बात करेंगे सीधी बिजाई को लेके ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नए कदम उठाया जाए। आपको बता दें कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की किसान यूनियन के साथ बैठक की थी और उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पानी के लेवल को बचाने की कोशिश की। पानी का लेवल लगातार गिर रहा है पंजाब में और इसी चीज को देखते हुए इस बार लोग किसानों से अपील है कि सीधी बिजाई की जाएगी। सीधी बिजाई करने में पंजाब का वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और पानी भी कम लगेगा। साथ ही साथ किसानों को सीधी बिजाई करने के लिए मोटिवेशन के लिए भी 1500 रुपए पर एकड़ का मुआवजा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में लगातार पानी का लेवल गिर रहा है और उस चीज को सरकार समझती है और इसी चीज के लिए कि पानी का लेवल मेंटेन किया जाता है कि किसान अपनी फसल फिर भी उगा सके, इसलिए कड़े कदम उठाया जा रहा है और इसमें किसानों की भी मदद ली जा रही है, किसानों से भी बातचीत की जा रही है। अगर हम कहें किसान यूनियन उनकी रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की जा रही है, उसके बाद अगर हम कहें कि बड़े फैसले लिए गए। अभी अगर हम बात करें कि 30 मई से किसानों को सीधी बिजाई करने की इजाजत दे दी है, जब 30 मई से अगर किसान चाहे तो सीधी बिजाई अगर वो कर रहे हैं तो सीधे तौर पर धान की फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा जो उनको एक बड़ी राशि मोटिवेशन दिया गया कि 1500 पर एकड़ एक अगर हम कहें मुआवजा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल किसान डायरेक्टली सीधी बिजाई करके, सीधी बिजाई करने से दो फायदे होंगे, एक समय कम लगेगा, दूसरा जो पानी लगता है वो भी कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ध्यान में रख के कदम उठाया जा रहा है और इससे पानी का लेवल पंजाब में पानी का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है और ये हर कोई जानता है। तो इसलिए सरकार हर समय कोशिश कर रही है। ये कदम उस पानी को बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा लाभदायक होगा अगर किसान सीधी बिजाई के नए फॉर्मूले को एक्सेप्ट करते हैं। ये देखना होगा कि किसानों का रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है इससे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान सरकार अब किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है और धान की सीधी रुपाई करने वाले किसानों की अब पंजाब सरकार मदद करेगी। और एक बार फिर चर्चा में वापस आएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे सुरेंद्र सिंह जी का। सुरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सुरेंद्र सिंह जी, चलिए, सुरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुन्ना खान जी, आपको आवाज आ रही है? मुन्ना खान जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता है कानून में, क्योंकि कानून को लेकर के समय समय पर आवाज भी उठती रही है, ऐसा नहीं है कि आम जनमानस ही परेशान है, इसको लेकर के प्रमुख अवधों पर, प्रमुख कुर्सियों पर बैठे लोगों ने भी आवाज उठाई है कि बदलाव की काफी कुछ जरूरत है। क्या मानते हैं आप बदलाव को लेकर? योगेश पांडे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने ये मुद्दे उठाए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। आज निष्पक्ष जो आज पूरे देश के अंदर जो जरूरत है, आज वो निष्पक्ष न्याय की जरूरत है। इस देश को भी जरूरत है, देश के हर वर्ग को जरूरत है। जिस तरह से सवालिया निशान जो न्यायाधीशों के ऊपर बार बार ये लग रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि जो राफेल का मसला था उसको किस तरह गोगोई जी के द्वारा किया गया, अब बाद में उसे इनाम के तौर पे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया। जहां तक जज लोया जी की बात हो, उसकी किस तरह हत्या हुई, ये सारी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में है। और पूरे जो हमारा देश है बहुत बड़ा विशाल देश है और पूरे देश की नजर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों पर टिकी हुई होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो न्याय के ऊपर आपने ये मुद्दा रखा है। न्याय की बात हो तो हर वर्ग के साथ साथ सभी दलों की भी जरूरत है। न्याय की उम्मीद दल के साथ साथ हर वर्ग को जरूरत है। और आज जो भी वर्ग है जो इससे वंचित है, जैसे 4 करोड़ अभी भाई साहब ने बताया 4 करोड़ केस अन्य कई अदालतों में पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी सुनवाई होनी चाहिए।
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष न्याय होनी चाहिए। ये पूरे देश के अंदर जो सवालिया निशान लग रहा है, जो देश संविधान जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान के नजर में सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो बहुत काफी बड़ा है और हर किसी को आस रहती है। तो वहां से इस तरीके की बातें आना मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का भी अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है। अगर न्याय व्यवस्था हमारी ठीक है तो कानून कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी हमें भी हमारे सुदृढ़ता आएगी। क्योंकि अन्य अगर खुशहाल देशों का हम जिक्र करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि वहाँ की न्याय व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, सुधार किए गए और उनमें सख्ती देखने को मिलती है। अगर समय से न्याय मिल जाएगा व्यक्ति को तो वो अपने काम, अपने व्यापार की तरफ वो ज़्यादा फोकस करेगा और उसका जो समय है वो कहीं ना कहीं जो लॉस होता है वो समय लॉस होने से बचेगा। और इसमें व्यक्ति की केवल तरक्की नहीं होगी बल्कि देश की भी तरक्की होगी। और ऐसे में आशुतोष जी, मुझे लगता है क्या अब ऐसा वक्त नहीं आ गया है कि अब जो भी केस की जो सुनवाई होती है उसकी समय सीमा तय की जाए, समय सीमा निर्धारित की जाए कि इस मामले को लेकर के इतना समय आपको दिया जा रहा है और इस समय के अंदर इस सुनवाई पूरी करनी है, मामले को निपटारा करना है। अगर ग्राम पंचायत और पुलिस अधिकारी अपने केस को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका कर देते हैं तो इन केसों की सुनवाई बड़े ठीक करने से समयबद्ध होकर एक समय पर निश्चित करने से समाप्त हो सकती है। न्यायपालिका में वकील लोग केस को दिल्ली करते हैं और कभी कभी अभियुक्त पक्ष जो अपने उसको छुपाने के लिए न्यायपालिका में डिले की कोशिश करते हैं। जब न्यायपालिका केस के लिए समय को निश्चित कर देगी तो उसको नियोजित करने में, निश्चित करने में उस केस का सुनवाई होगी तो उसका फैसला किया जा सकेगा और न्यायपालिका पर जो 4 करोड़ से अधिक केस का बर्डन है वो बर्डन भी कम हो जाएगा और न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। केस की पहल होनी चाहिए, पुलिस को भी हिदायत होनी चाहिए और ग्राम पंचायत जिनके पास काफी केस पेंडिंग होते हैं जो इनको आगे फॉरवर्ड करने होते हैं उनको भी सीसीटीवी में निर्णय लेना चाहिए। जो भी प्रतिवादी पक्ष है या वादी पक्ष है उसको न्याय की जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, नहीं तो व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में लग जाता है और उससे जो पाना होता है इतना प्राप्त नहीं होती जितना उसको नुकसान होता है। बाद में देखे जब अगर न्याय मिलता भी है तो उसको न्याय में क्या मिला, उसमें समय कितना खोया, रुपया पैसा कितना बर्बाद किया और चीजों में कितना बिखर जाता है व्यक्ति, ये उसको बाद में नहीं पता लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 से 3 साल का अभी जैसे रेप केस का था, मैंने कुछ टाइम पहले आपने देखा लास्ट ईयर डिसाइड हुआ, उसको करते करते कितना 5-6 वर्ष का समय लग गया। मैंने देखा इसी तरह का एक केस लंदन में, इंग्लैंड में हुआ, उसको 3 से 4 महीने अभी उसको सजा सुना दी गई। अगर हम इस तरह से उसको स्पीडी ट्रायल करेंगे दिल्ली ट्रायल खत्म होंगे और सारा का सारा सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जब न्यायपालिका सुचारू रूप से चलेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। अर्थव्यवस्था सुधार होगा तो लोगों के नागरिकों के, देश के नागरिकों जीवन स्तर भी अच्छा उससे उठेगा। जैसा कल आपने बताया कि विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ न्यायाधीशों की संबोधित किया विज्ञान भवन में और उन सबसे यही आवेदन किया कि आप कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको गति दी। और न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी कहा कि न्यायपालिका जब भी अच्छी तरीके से काम कर सकती है, पुलिस और ग्राम पंचायतें मिल करके काम को जल्दी से जल्दी निपटारा करें और हो सकता है बहुत से केसेस में उनको न्यायपालिका आने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर पुलिस जो यातनाएं देती है या अनुचित यातना देती है वो बंद कर दें और ग्राम पंचायत संस्थाओं को सुचारू रूप से जल्दी उनका निर्णय करें तो काफी लोगों को मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका का भूमि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत समय और धन की बचत होगी और इस सब बचत से देश का भी सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, नागरिकों की जीवन में भी काफी अच्छा बदलाव देखेंगे।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और मेरे जहन में उठ रहा है आशुतोष जी कि ये जो फैसले आते हैं, जो मामले फैसले, कई मामले ऐसे आए सामने कि जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया। मतलब यदि निम्न अदालत से उसका कोई फैसला आया किसी मामले का तो उसको चुनौती दे दी गई हो, हाई कोर्ट में दे दी गई, उच्च अदालत में दे दिया। तो ये जो और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो उस फैसले को निरस्त भी कर देते हैं। मतलब अगर निम्न अदालत से फैसला कोई आया है तो हाईकोर्ट उस फैसले को कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि गलत ठहरा देते हैं उस मामलों को लेकर के। तो ऐसे में क्या ये जो जज होते हैं इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए? क्योंकि इनकी जब जिम्मेदारी तय होगी तो मुझे लगता है कि काम और बेहतर तरीके से, सरल तरीके से और फास्ट होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा, किसी के कोई प्रेशर में नहीं होगा, निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से, क्योंकि अब तमाम सारे सवाल उठने लगे हैं अदालतों पर और ये बहुत गंभीर विषय है हमारे देश के लिए। हमारे आम नागरिक जिस तरीके से तमाम सारे फैसलों को लेकर के सवाल उठा, राजनीतिक नेता, राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वो लोग तो ठीक है उठाते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि उनके अगर अनुरूप फैसले नहीं आते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अब चौक चौराहों पर बैठ जाइए तो वहां पर आम नागरिक भी कहीं चर्चाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करने लगते हैं। आपको सुनने को मिलेगा कि वो भी अदालतों पर सवाल उठाने लगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। अगर अदालतों से विश्वास टूट जाएगा लोगों का, आम जनमानस का टूट जाएगा, तो स्थिति तो बहुत दयनीय हो जाएगी। तब तो यूपीएससी बड़ी विस्फोटक हो जाएगी। व्यक्ति का अगर न्यायपालिका से विश्वास रख गया तो फिर किसी में विश्वास रह जाएगा। इस तरह के जो फैसले हैं लोकल अदालत में ज्यादा होते हैं। लोकल नेता जो राजनेता होते हैं वो उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में फैसले करा लेते हैं, लेकिन जब फैसले जैसे जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आता है। नहीं, हमने वही चीज कही, देखिए आशुतोष जी, हमने ये वही चीज कही कि इनकी जब क्या होगा ना, जब इनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो इनकी जब एसीआर रिपोर्ट होगी और प्रमोशन का जब मामला आएगा तो उस प्रमोशन को लेकर के उसमें वो पूरे मामलों को देखा जाएगा। भाई कितना समय इन्होंने इस केस में लिया और उसके बाद इस केस का हुआ क्या। तो जब उनका प्रमोशन होगा तो उसमें उन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए हम इस मुद्दे को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर भी हमें लगता है ध्यान आकर्षित करना चाहिए और इस पर जिम्मेदारियों का निर्वहन जिन लोगों के ऊपर, जिन कंधों के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। योगेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। इनका समुचित वो करना चाहिए और इनकी जो मंथली रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, कितने केसेस डिसाइड हुए, कितने तीसरे अपील में है, इन सब की वो होती है। और जब प्रमोशन होती है तो उस पर भी समय विचार किया जाता है कि इस जज का कार्यकाल इस पीरियड में कैसा रहा, उसके हिसाब से इनकी पदोन्नति भी होती है। लेकिन हाँ, इसका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जिससे कि न्यायाधीश लोकल अदालत है वो जजेस वगैरह भी सोच समझ के फैसले करें कि इसके प्रभाव में आते फैसलों को बायस जो फैसला ना। बिल्कुल, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब तमाम सारे सवाल उठने लगे हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि अब इन मामलों को लेकर के जो भी मामले पेंडिंग है, इतने ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, जजों की कमी का मुद्दा बताया जाए, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। केवल हम ये कह करके अपने हाथ को मसल नहीं सकते हैं कि जजों की कमी है और इस वजह से इतने केस पेंडिंग होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जजों के ऊपर जो भार है उसकी जिम्मेदारी भी उनको पर तय करने की जरूरत है और ये वक्त आ चुका है। सुरेंद्र सिंह जी आपके पास आएंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार चर्चा में बने हुए हैं और रुक करेंगे सीधा सुरेंद्र सिंह जी का। सुरेंद्र जी, एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आता है, दबाव। ये शब्द ऐसा है कि पूरी जांच व्यवस्था में जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो न्याय में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसी आधार पर सुनवाई होगी, उसी आधार पर बहस होगी और पुलिस की कार्य प्रणाली पर कितने ज्यादा सवाल, कितने ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और सबसे ज्यादा उसकी वजह है राजनीतिक लोग। ये कहा जाता है कि क्षेत्रीय विधायक का फोन आ गया, प्रधान का फोन आ गया, सांसद का फोन आ गया, वो किसी भी दल का हो, इसमें किसी एक राजनीतिक दल का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या इन में सुधार लाने की जरूरत नहीं है?
राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है। हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा दूर का रिश्तेदार है, हमारा समर्थक है, इन सब चीजों से हम परे उठ करके अगर ये देखें कि अपराधी है उसको देखें, अगर अपराधी है तो उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। और अगर अपराधी नहीं है तो जांच में जो आएगा वो मान्य होगा, जांच में वो निर्दोष पाया जाएगा। ये दबाव जो बनाया जाता है, इसमें क्या नहीं लगता कि आपको सुधार की जरूरत है? राजनीतिक दलों को भी आत्मचिंतन की जरूरत है। जी बिल्कुल योगेश जी, जो आपने कहा कि जिस प्रकार से आज देखिए प्रधानमंत्री जी और क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो बिल्कुल आज का जो विषय था और जो जिस विषय को लेके आप आज आए हैं, इस विषय को राजनीतिक को छोड़ के हर एक दल को, हर एक पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए। और इस पे जहां कोई अगर कमी है, कुछ भी कमी है, तो इस पे जो है सभी दल एक विचार के साथ एक अपना जो क्या बोलते हैं एक ट्वीट के जरिए हो या क्या बोलते हैं उसको कि आप अपना पार्टी के प्रवक्ता के जरिए हो, इसकी सुझाव और इसका स्वागत जो आज होना चाहिए ये करनी चाहिए। ये तो एक बात है, पार्टी से अलग हट के हर एक व्यक्ति को, क्योंकि आज जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट की चाहे हाई कोर्ट की या निचली अदालत की हम बात कर रहे हैं, आज जो इतनी केस जो पेंडिंग हुआ है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर कहीं छोटी मोटी किसी कोई घटना घटी, उस पे जो है अगर केस हुआ, पुलिस का वो हुआ, उस पे किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े नेता का फोन आ गया, तो जिसके वजह से ना तो पुलिस ना ही कोर्ट के अंदर जाके जो है इस केस का जो है कोई निराकरण हो पाता है। इसका कारण जो है आज केस जो है ये करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग पड़ गया है। एक तो एक बात है। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने कहा कि राफेल पे जो है सवाल उठाने का, भाई साहब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राफेल पे सवाल हमारा नहीं है। पिछले 2014 से लेके अब तक कितने बार इनके बड़े नेता, इनके दल के बड़े। राफेल का केस तो ठीक है साहब, आप भी लड़ लेंगे और मुन्ना खान जी भी लड़ लेंगे, लेकिन गांव का वो पीड़ित किसान वो कैसे लड़ पाएगा? अगर उसकी नाली खोद दी जाती है तो वो कचहरी के चक्कर लगाते लगाते हफ्ते भर उसके जाने के लिए बस का किराया नहीं होता है। ठीक है, हम राफेल पे आज चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे और न करने देंगे। नहीं, ना सुरेंद्र सिंह जी आपको करने देंगे, ना मुन्ना खान जी को करने देंगे। देखिए न्यायिक व्यवस्था पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप तो अदालत नहीं जाएंगे भाई, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको अदालत नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर पे क्या योगेश जी मेरी पैसा फेंको तमाशा देखो कहावत है ना, वो सब केस। अरे भाई पीड़ित वर्ग जो वो सबसे ज्यादा पीड़ित तो वो होता है जो दबा कुचला सामान्य वर्ग का आदमी है, व्यक्ति है। आरोप लगाने का काम तो इनका नेता किया 2014 से अब तक। अभी आपने देखा होगा, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहां पर चुनाव से पहले आरोप लगा दिया गया कि सीबीआई का इस्तेमाल करता है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करता है। ये आरोप कौन लगाता है? 2014 से पहले ऐसा कोई घटना ही नहीं घटती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो है तब से 14 से लेकर अब तक अगर कोई सीबीआई किसी के ऊपर सीबीआई केस बना तो ये केंद्र सरकार की है। केंद्र से कोई अगर किसी के ऊपर छापा मारा, ठीक है सूरज जी, नहीं अब रोकेंगे आपको। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको करना है वो आप कर लेंगे, जो मुन्ना खान जी को करना है मुन्ना खान जी कर लेंगे सत्ता में रहते हुए। ये जनता को बेवकूफ बनाने का जो नाटक किया जाता है ये सब जनता भी जानती है, लेकिन क्या करे, मजबूर है बेचारी। ठीक है ना, जो आप सत्ता में रहते हुए जो आप कर लेंगे, वो चाहे जो पिटीशन डाले, चाहे कांग्रेस डाले, चाहे समाजवादी पार्टी डाले या कोई अन्य राजनीतिक दल डाले, वो जो आपको करना है वो कर लेंगे। पिटीशन चलती रहेगी, कोर्ट में मामला चलता रहेगा। ठीक है ना, आपके भी सरकारी वकील रहेंगे और उधर से भी जो मामला रहेगा उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। अथाह संपत्ति है, अथाह पैसा है, सागर है आपकी राजनीतिक दलों। पैसे का आकलन नहीं किया जा सकता, इन राजनीतिक दलों के पास इतना पैसा है। आप क्या समझ रहे हैं? आकलन नहीं किया जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप पता तो करिए कभी कि हमारी पार्टी में कितना फंड पड़ा हुआ है। मैंने आज सागर है, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे आज। सूरज जी नहीं, राजनीतिक में नहीं करूंगा आज। आज जो है कोई राजनीतिक वाली कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज देश के लिए जो है ना बहुत बड़ा दिन है। इस बात को आप मानिए, इस
इसलिए बहुत बड़ा दिन है। जिस प्रकार से आज जो सवाल उठा है, जो मुद्दा उठा है, अगर इस मुद्दा को सही तरीका से, सही संविधान के तहत हर एक व्यक्ति अगर ईमानदार से काम करे, अगर हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी के साथ काम करे, तो जो आज सवाल उठा है ये उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात से आप भी सहमत है और देश भी सहमत है। तो मैं यही हर एक व्यक्ति से, और मैं भी कह रहा हूँ, मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं भी, हर एक व्यक्ति भी इस बात से सहमत हो कि जो संविधान प्रक्रिया है, जो कानून है, उसके दायरे में रह के अगर हम काम करें, अगर देश की भला के लिए अगर कोई अच्छा काम हो, उसमें ईमानदारी के साथ अगर बिल्कुल। मुन्ना खान जी, आपका क्या मत है कि जो हमने चीजें कही है, सवाल वही है आपसे भी कि सुरेंद्र जी जो हमने कहा कि इन राजनीतिक दलों का जो वास्तव में देखा जाता है हस्तक्षेप रहता है, भाई भतीजावाद, रिश्तेदार, तमाम सारे चीजें, समर्थक, इन सब चीजों को लेकर के जो हस्तक्षेप करते हैं, क्या वास्तव में इस पर इन राजनीतिक दलों को सभी को मंथन करने की जरूरत नहीं है क्या? और इस पर कोई सख्त निर्देश अपने विधायकों या अपने जो भी उनके बड़े लीडर्स हैं, जो भी नेता हैं, उनके सबको एक कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है क्या? योगेश जी, मैं तो सबसे पहली बात बताऊंगा, देश हमारा ईमान है, संविधान हमारा धर्म है, और दोनों को रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज सवालिया निशान लग रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता की विषय है। दूसरी चीज, इतिहास में पहली बार 5 जजों को बाहर आकर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इतिहास में पहली बार, योगेश जी, इतिहास में पहली बार, इतिहास में पहली बार। तो उनकी बात हो गई, हम समझ रहे हैं वो हमारी सवाल सुनिए। हाँ, जज लोया की निर्मम हत्या की जाती है। इतिहास में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाता है, इतिहास में पहली बार। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें सवालिया निशान लगता है। जो हमारा विश्वास है, जो हमारा यकीन है, जो हमारे देशवासियों का यकीन है, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, जो जिनकी विश्वास है, उनके विश्वास में थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। वो खुद से पहुंच से बाहर की बात समझने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार गुप्त मैसेज हो या सार्वजनिक मैसेज हो देने का कोशिश किया है कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, हमारे ऊपर जो न्याय है, सही न्याय को देने के लिए दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा ना ऐसा करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो दबाव कौन बनाता है? आप ही लोग तो बनाते हैं। वही तो मेरा सवाल है कि क्या इस पर आप लोगों को चिंतन नहीं करने की जरूरत है क्या? दबाव हम तो बनाने जाते नहीं है। योगेश जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए? कांग्रेस के शासनकाल में किसी मुख्य न्यायाधीश को किसी राज्य का गवर्नर नहीं बनाया गया। कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी मुख्य न्यायाधीश को निर्मम हत्या नहीं की गई। तो मैं सारी चीजें कह रहा हूँ, सवाल ये है कि आखिर इन पे दबाव कौन बना रहा है, आखिर इन पे प्रेशर कौन बना रहा है? सरकार को इस विषय में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश को कड़ी से कड़ी सुरक्षा देकर के उसे न्याय देने का काम करने देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो मान सम्मान है वो उन्हें बरकरार रखनी चाहिए। ठीक बात। आशुतोष जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, वही चीज है कि मतलब दबाव वाला जो मामला आया उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जिम्मेदारी हमने कही जजों की भी होनी चाहिए, ऐसे ही जिम्मेदारी क्या पुलिस अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए? एफआईआर दर्ज करने को लेकर के हो, चाहे जांच को लेकर के हो, और चाहे फिर कोर्ट में मामले को लेकर के रिपोर्ट देने को लेकर हो, इन सभी मामलों को लेकर चालान से संबंधित भी क्या ये जिम्मेदारी इन पुलिस के अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए? इनकी समय सीमा नहीं निर्धारित करनी चाहिए? क्योंकि जांच के नाम पर ये इतना लंबा वक्त लगा देते हैं और उसी लंबे वक्त में सारा खेला हो जाता है।
मिठाई का डिब्बा भी पहुंच जाता है, गले भी मिल करके होली मान लो मना ली जाती है, सब कुछ हो जाता है उसी समय में। तो क्या इसके लिए भी एक समय निर्धारित नहीं करना चाहिए क्या? इनकी भी जिम्मेदारी नहीं होनी की चाहिए क्या? जिस तरीके से हमने जजों के लिए कहा कि उनके प्रमोशन पर भी उसका फर्क दिखना चाहिए, वैसे ही पुलिस अधिकारियों की जांच रिपोर्ट अगर गलत पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस अधिकारी की होनी चाहिए और उसका खामियाजा उस अधिकारी को चाहे प्रमोशन में हो और या चाहे रिटायरमेंट में हो भुगतना पड़े। ऐसा कुछ नियम नहीं आना चाहिए ताकि एक डर इन लोगों के ऊपर भी बनेगा, कहीं ना कहीं डर रहेगा कि भाई अगर हम गलत काम करेंगे, उसमें संलिप्तता हमारी पाई जाएगी, मामला सामने प्रकाश में आएगा तो तलवार हमारे गर्दन पर रखी जाएगी। आवाज आ रही है आपकी आपकी सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए आशुतोष जी, आवाज आ रही है अब आपको? मैं आपकी आवाज को डिस्टर्बेंस आवाज भी आ रही है लेकिन दूसरे साउंड भी आ रही है, तो मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए आशुतोष जी आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं, तब तक ठीक करवा रहे हैं। मुन्ना खान जी, वही सवाल आपसे भी है कि क्या वास्तव में इन पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी नहीं तय करनी चाहिए? मैं आपको ठीक से सुन पाऊंगा। जी आशुतोष जी आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। मुन्ना खान जी, क्या वही सवाल है आपसे कि क्या इन पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए, इनकी जवाबदेही कोई नहीं होनी चाहिए? योगेश जी, मैं ये कहता हूँ कि जो मुख्य न्यायाधीश अगर सख्त हो जाए तो मैं समझता हूँ ये देश मेरा सख्त हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर से अगर प्रेशर बंद हो जाए, किसी तरह का दबाव बंद हो जाए तो मेरा भारत देश बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और नीचे से लेकर के थाना से लेकर के तो कचहरी जितने भी हैं वो सारे सख्त हो जाएंगे और हर किसी गरीब तबके के आदमी को एक अच्छे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद हो जाएगी और इससे हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। जो हमारे अंदर आज बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, कोई भी समस्या, सारी की सारी समस्या हमारे निष्पक्ष न्याय से जुड़ा हुआ है। आज लोगों को डर का भय का माहौल बना हुआ है कि न्यायालय में न्याय नहीं हो रहा। जिसकी पहुंच है उसके न्याय हो रहे, जिसके पास पैसे हैं उसके न्याय हो रहे। आज गरीब तबके के आंखों में आंसू है, आज वो जुल्म सहने को मजबूर है और मजबूर वो इसलिए है क्योंकि जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं आज वो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखने दे रहे किसी को। उनके दबाव के ऊपर, उनके प्रेशर के ऊपर आज जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आज वो जुल्म सह रहे हैं। आज उनकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं है। अगर उनकी आवाज को बुलंद करने वाला है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है, जहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ पे निष्पक्ष न्याय न हो, इसके लिए बार बार उसे टॉर्चर भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा 5 जजों की कमेटी बाहर आकर के कॉन्फ्रेंस करती है। योगेश जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा ईमान है, हमारे ईमान का रक्षा करता है। सब कुछ हो रहा भी है और हम देख भी रहे हैं। आशुतोष जी आपको आवाज मिल पा रही है अब? हेलो आशुतोष जी आवाज मिल पा रही है अब आपको? मैं अब ठीक सुन पा रहा हूँ। हाँ आशुतोष जी, सवाल हमारा वही है कि जो हमने जजों पर सवाल उठाए कि जजों को लेकर के एक समय सीमा उनकी तय करनी चाहिए और उनको लेकर के बॉन्ड तमाम सारे लगने चाहिए। अगर गलत फैसला सुनाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी उस पर तय की जानी चाहिए। वैसे ही क्या इन पुलिस अधिकारियों के लिए भी FIR दर्ज करने को लेकर के हो, चाहे जांच को लेकर के हो, इन सब मामलों को लेकर के इनकी भी एक समय सीमा नहीं निर्धारित करनी चाहिए क्या? क्योंकि ये जो समय मिलता है इस दौरान काफ़ी खेला हो जाता है। इसी दौरान हमने बताया कि मिठाई का डब्बा भी पहुंच जाता है, सब कुछ पहुंच जाता है और ऐसे में अगर जांच गलत होती है तो वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं होना चाहिए क्या? उसके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, प्रमोशन के दौरान हो और चाहे फिर रिटायरमेंट की बात की जाए। योगेश जी, ये आपने बड़ा जुल्म धारण किया। किसी भी केस का बेस जो है पुलिस की FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। पुलिस अधिकारी जो जांच अपनी FIR में लिखता है उसी के ऊपर केस का आगे चलता है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वही बेस चलता है। अब जब टेलीफोन आ जाता है थाने में किसी
राजनीतिक नेता का कि भाई जानने वाला फलाना फलाना मेरा रिश्तेदार है, मेरा जानकार है, इसमें थोड़ा सा हल्का चल रहा है, तो वो पूरे केस का रुख बदल देता है। अब रुख बदल देता है तो सच्चाई को, सत्य पक्ष को सच साबित करने के लिए 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी वो सच को साबित नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारी पुलिस की न्याय व्यवस्था जो पुलिस व्यवस्था जो है सबसे ठीक निष्पक्ष होनी चाहिए, और कोई भी अगर गलती करता है उसको इनिशियल स्टेज में अगर पाया जाता है कि इसने गलती करी तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ना केवल उसकी प्रमोशन को रोका जाए और भी जो दंड है उसको दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह से पुलिस पे भी इस चीज का भय होगा कि उन्होंने कोई गलती करी, कोई रिश्वत खाई या कोई गलती काम करा, तो उनको भी सजा दी जा सकती है। आज की तारीख में कोई पुलिस का छोटे से छोटा कांस्टेबल, बड़े से बड़ा कांस्टेबल अपने को सर्वे सर्वा मान के चलता है कि उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनमें डर की, खौफ की कोई वो नहीं है, और मनमाने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जो उन्होंने लिख के दे दिए तो न्यायपालिका तो उसी के ऊपर वो करेगी। न्यायपालिका आपको उसको बदलने के लिए नहीं कह सकती। पुलिस ने जो जांच अपनी कोर्ट में सबमिट कर दी, केस ट्रायल उसी के केस पे चलती है, तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट सीधा जांच की पड़ताल निष्पक्ष करे। दूसरा जो ग्राम पंचायत और सरपंच लोग वगैरह जो जांच करते हैं वो भी उसको निष्पक्ष रूप से करें और एक समयबद्ध तरीके से करें। अगर किसी चीज का टाइम 30 दिन का है तो 30 दिन के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश कर देनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो न्यायपालिका में आने से पहले ही डिसाइड किए जा सकते हैं। अगर सरपंच लोग या पुलिस डिपार्टमेंट उसकी निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल करके उनको बता सके कि भी आपने किसकी गलती है, तो काफी लोग उस हद पे भी अपने सुधार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक समझता हूँ कि इन सब का कारण आज की तारीख में राजनेताओं का प्रभाव है, जो कि पुलिस में टेलीफोन करके न्याय प्रक्रिया में विघ्न डालते हैं और उसको डिले करते हैं। बिल्कुल। पुलिस इनसे प्रभावित होती है क्योंकि उनको बहुत सी अपनी प्रमोशन लेनी होती है, फेवर लेने होते हैं, तो वो कभी भी राजनेता का किसी के टेलीफोन आ जाए तो उसको अनदेखा नहीं कर पाते। मैं ये चाहूंगा कि जो भी अधिकारी इसमें भ्रष्ट पाए जाते हैं, जो गलत पाए जाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, होनी चाहिए। और खास तौर पे आपने कहा कि पुलिस का अदना सा कर्मचारी से लेकर के उच्च कर्मचारी तक अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। किसी मामले की जांच को लेकर के अगर किसी पुलिस अधिकारी को जांच सौंप दी जाती है तो वो अपने आप को उस जांच के मामले में एसपी से ऊपर भी समझता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कलम जो लिख देगी वो एसपी की कलम भी नहीं काट पाएगी। ठीक है। और ये वो चीज वो जानता है। हम बता तो रहे हैं, हमने देखे हैं मामले। जी आशुतोष जी, उस पुलिस अधिकारी का ये रौला होता है कि जो पीड़ित होता है वो बेचारा सच बोलने में डर जाता है कि क्या सच, इससे क्या कहें, कैसे कहें। वो उसको जबरदस्ती कहीं ना कोई बात बनानी पड़ जाती है, रोक आ जाती है। वही तो मैं कह रहा हूं। और वो ऐसा बिहेव करता है जांच अधिकारी, वो क्योंकि जानता है कि उस दौरान उसकी जो क्षमता है वो जिले के एसपी से ज्यादा है। उस मामले पर अकाट्य है उसकी कलम। अगर उसकी कलम ने लिख दिया तो जानता है कि अब एसपी भी इस रिपोर्ट को नहीं काट सकते। अब इसी पे कैसे लड़ा जाएगा। हाँ, ये मामला सबसे बड़ा देखने को मिला। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंथन और विचार करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और इसका भी कोई ना कोई एक रास्ता समाधान निकालना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, और अगर ये उस पर इनकी रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनके अंदर भी, इनके जहन में भी एक डर हो कि हमें निष्पक्ष जांच करनी है। क्योंकि इसकी अगर रूट बेस पे ही आपने निष्पक्ष जांच कर दी तो केस को आगे नहीं बढ़ेगा, और अभियोगी पक्ष में भी डर होगा। कोई मुलजिम अगर कोई क्राइम करता है उसको डर होगा कि मुझे यहाँ से सीधा जेल ही जाना पड़ेगा। सही बात। बहुत से तो फैसले ले के इनिशियल स्टेज में खत्म कर दिए जाते हैं, और जो व्यक्ति में जो बेचारा भोगी उसको न्याय मिल नहीं पाता। ठीक बात कह रहे हैं। ये सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। राजनेताओं का और पैसे का काफी बोलबाला होता है। इनिशियल स्टेज में किसी भी केस को दबाने के लिए पुलिस अधिकारी काफी हद तक जिम्मेवार होते हैं, और उनपे इस चीज का
प्रभाव होना चाहिए कि अगर कोई भी गलत काम करते तो उन पर भी सख्त एक्शन होगा। अगर इनमें सुधार आ जाएगा तो मुझे लगता है पूरी प्रक्रिया में सुधार जो है वो आ जाएगा। सुरेंद्र सिंह जी, एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है, अक्सर आता है कि जजों की नियुक्तियों को लेकर के कमी है अदालतों में, कहा जाता है अक्सर। ये कौन करेगा भाई? हम करेंगे कि आप करेंगे या मुन्ना खान जी करेंगे? कौन करेगा इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे आपने कहा या आशुतोष जी ने कहा, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जो ग्राम पंचायत है, अगर वहां से शुरुआत हो ईमानदारी, सच्चाई, तो जिस प्रकार से आज जो हमारे बढ़े हैं या जो जिस प्रकार से आज ये मुद्दा आज बढ़ी है, मेरा मानना है कि नीचे से अगर सही ढंग से जांच हो, सही ढंग से अगर ईमानदारी से काम हो, तो इस तरह की जो आज घटनाएं घटती है या ये जो तमाम मुद्दे जो आगे बढ़ते हैं, ये नहीं बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा जज की नियुक्ति। देखिए, जज की नियुक्ति एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए। अगर जज की कमी है तो इसमें नियुक्ति करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार तो आज मेरा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, सरकार तो आते जाती रहेगी, लेकिन देश की व्यवस्था और देश की विकास और देश के अंदर जो एक कानून व्यवस्था है वो किस तरह से बहाल हो, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर काम करनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, आज जिस प्रकार से कानून के साथ जो अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो या मेरे दल का भी अगर कोई आदमी हो, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है। तो आज अब शुरुआत हो चुकी है कानून व्यवस्था की, ईमानदारी की जो गोल्डेजर है वो चलना शुरू हो चुका है। तो मेरा मानना है कि पूरे देश में एक ईमानदार के साथ सरकार भी आगे काम करेगा और न्याय व्यवस्था भी आगे ईमानदारी के साथ चलेगी। आपने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, इस बात से सभी सहमत हैं। समस्या कहाँ आ रही है? आपने ये भी कहा कि नियुक्ति होनी चाहिए, तो समस्या कहाँ आ रही है, अड़चन कहाँ आ रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। क्योंकि आप पार्टी के नेता हैं और आप बीजेपी के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के काफ़ी करीब हैं। सरकार के काफ़ी करीब हैं तो इस वजह से आपको जानकारी होगी कि अड़चन कहाँ आ रही है। उतना अच्छा मुन्ना खान जी नहीं बता पाएंगे, उतना अच्छा हम नहीं बता पाएंगे जितना अच्छा आप बता पाएंगे। जहाँ तक रहा नियुक्ति, इसका भी एक संविधान है, संविधान प्रक्रिया के तहत जो है नियुक्ति होगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार 2014 से अब तक मतलब 7-8 साल हमारी सरकार को हुई है, पिछले 60 साल से जिनकी सरकार थी या जो केस आज 4 करोड़ से ज्यादा हुआ है या जज की कमियां थी, वो सरकार क्या कर रही? मेरा एक सवाल है इनसे। मैं देखिए राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना इनसे सवाल है कि आज सरकार हमारी 7 साल से है, 7 साल के अंदर क्या मैं अगर एक ही दिन में सारी जज को बदल बंद कर दीजिए अब रोना। कब तक रोएंगे संजय जी, कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे भाई? 8 साल बहुत होता है, 8 साल बहुत होता है। आपके लिए कुछ नहीं हो पा रहा, अभी तक 5 साल था, अब 8 साल हो गए, आप अभी भी रो रहे हैं, 60 साल का हवाला दे रहे हैं। यही चीज है कि अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा तो कम से कम रखिए कि अगर जो दर्शक देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे बेचारे, उनके जहन में कितने सवाल आ रहे होंगे। आप थोड़ा सा तो मतलब सोच करके बात करिए, आप हो या कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, कि जनता के हित में तो सोचिए। आप पार्टी के लिए बैठे हैं, पार्टी की बात करेंगे, पार्टी का बचाव करेंगे, ठीक बात है, लेकिन कहीं ऐसी बातें होती हैं जो जनता के हित के लिए वो बोलनी ही पड़ती हैं, उस पर साफ सुथरी बातें करनी चाहिए। खैर, तो देखिए जो तमाम सारी चीजें, उनमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है और आज ये बात कही भी गई है, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि सरकार भी पहल करेगी और कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रशासनिक अमला है ये भी इस ओर नजर आकर्षित करेगा, ध्यान आकर्षित करेगा और इनमें सुधार करने की कोशिश करेगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से न्याय व्यवस्था को लेकर के समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, उसको लेकर के आज ये संयुक्त सम्मेलन हुआ और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया और इसके साथ ही साथ सीजेआई एनवी रमना ने भी संबोधन दिया और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से न्याय व्यवस्था को, ये पूरी कार्य प्रणाली को सुधारा जा सकता है, उस पर उन्होंने चर्चा की है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दर्शकों को बता दें कि पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटियाला हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरीश सिंगला को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब के पटियाला कोर्ट ने यह आदेश दिया गया है और पंजाब पटियाला हिंसा मामले में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि पटियाला हिंसा मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और हरीश सिंगला को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हरीश सिंगला पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं, हरीश सिंगला को 2 दिन के